बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। देख मैं बाहर उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, ये हाल से निकलें तो तू इनके साथ साथ बाहर आ जाएगा। मैं आज ही इनका झटका कर दूंगा। ये वर्दी इनके शोफर की है। बस ठीक है, तू चल, मैं इनके साथ ही बाहर आऊंगा। हाँ, मैं तुझे यही बताने आया था। अब तू अंदर जाकर इनको नजर में रख। शाबाश, ये कहकर मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। वो लोग कोई 1.5 घंटे बाद मुझे कार की तरफ आते दिखाई दिए। यूं मालूम होता था जैसे वो अंदर से पी पिलाकर बाहर निकले हैं। आलिया के कदम भी अपने नहीं थे और डॉक्टर दुम्मन भी लड़खड़ा रहा था। इनके साथ जो आदमी था वो कुछ ज्यादा ही लहक रहा था। वो इसी हालत में कैडलक तक आए। वो मुझे नहीं देख रहे थे, बस मेरा हेबला इन्हें फुलरवा ऐसा ही नजर आता था और यही उनके लिए काफी था। मैंने कार के बाएं हाथ के दोनों दरवाजे खोले तो वो तीनों पिछली नशिस्त पर एक दूसरे में गुडमुड होकर बैठ गए। आलिया उनके दरमियान बेंच कर रह गई थी। डॉक्टर दुम्मन इसका बंदा बेदाम यूं ही नहीं था। इसकी वो काली बरहम जुल्फें इसके चेहरे की सुबाहत को और ज्यादा दिलकश बख्श रही थी। और मुझे हैरत ये थी कि डॉक्टर दुम्मन इस आदमी का वजूद कैसे बर्दाश्त कर रहा था, मगर नहीं, वो तीनों अपने हवासों में नहीं थे। डॉक्टर दुम्मन कुछ ज्यादा ही लुढ़क चुका था। उनको इस हालत में देख लेने के बावजूद मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था। मैं पिछली नशिस्त पर उनके साथ बैठकर जा बैठा और उन दोनों की गर्दनें हाथों में लेकर मैंने इनकी रगें मसल दी। वो बेसुध तो पहले ही थे, फौरन ही झूल गए। एन उस वक्त आबी बाएं हाथ के अगले खुले दरवाजे से तेजी से कार में दाखिल हुआ। पिस्तौल उन पर तान लिया, मगर मैंने फौरन ही इसका हाथ नीचे झुका दिया और उसके साथ ही मैंने तीसरे आदमी की बत्ती भी गुल कर दी। तेरी कार्रवाई की जरूरत नहीं है, ये पहले ही गुट हो रहे थे। बैठो। वो मेरा इशारा समझकर नशिस्त की ऊंची पुश्त की होठ में छुपकर बैठ गया, यूं जैसे उसने खुद को तय कर लिया हो। मैं अगली 2 नशिस्तों के दरमियान से गुजरकर ड्राइवर की सीट पर जा बैठा और कार स्टार्ट करके होटल के दरे मराजत से निकलता हुआ बड़ी सड़क पर जा चढ़ा। महसूस मुझे यूं हो रहा था कि वो बेकाबू लोग नहीं थे। शराब ने इन्हें 2 घड़ी के लिए खुद से बेगाना तो जरूर कर दिया था, मगर वो जो उनके वजूद में एक अपने तय दर तय जमी जब्त की बर्फ मौजूद थी, वो हंगामा बनकर टूट नहीं रही थी। मैंने शराबियों को बदतरीन किस्म की जिल्लतों में मुब्तला देखा है। वो नशे में धुत होकर अपनी ही शार और आफत से लबरेज शख्सियत को फौरन ही आशिकार कर देते हैं, मगर वो तीनों खामोश थे, अपने अपने हाल में मस्त। शराब ने इन्हें ऐसी मतानत दे दी थी कि गोलगपाड़े की मंजिलों से बहुत दूर थे। वो यही समझकर गाड़ी में बैठे थे कि गाड़ी उनका शोफर फुलरवा चला रहा है। आबी ने मुझे दबी जुबान में कहा, इनको अभी तुम उधर जंगल की तरफ ले चलो। शहर से बाहर हम फ्लैट पर गए तो वहाँ फसाद बर्पा हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो यार। ये कहकर मैंने कार की रफ्तार एकदम तेज कर दी। कराची में ट्रैफिक ऐसी है कि आदमी एक दूसरे के ऊपर से गुजर जाने की आरजू करता है। साइकिल सवार को पैदल जहर लगता है, स्कूटर सवार साइकिल वाले से मुतनफर है, और वो जो कार में बैठा है वो इसका बस नहीं चलता, वरना वो हर रोज 10 आदमी मारकर घर को लौटे रह गए। ट्रक वाले और बस वाले तो वो अपने इर्द गिर्द की हर शय को हकीर समझते हैं और जिसे चाहते हैं उसे रौंद डालते हैं। उनमें से हर एक को 7 खून माफ हैं। यही वजह थी कि मुझे इस भीड़ में से कार को निकाल ले जाने में खास दिक्कत पेश आ रही थी। मेरी रफ्तार कम हुई तो आबी को तैश आने लगा। बोला, अबे तू जोलाहा बनता जा रहा है, कोई खड्डा तो नहीं है सामने, जल्दी निकल चल। बड़ी नाजुक सवारी बैठी है पीछे। मैंने इनका झटका कर दिया है, अब ये आलम बरज़ख में खड़े हैं, कोई सिगरेट ही सुलगा दे। हाँ ये ले, अभी ले। मुझे डॉक्टर आयमन की फूफी की बांजी का भतीजा लगता है। साले तुझे ये गुर किस बदबख्त ने सिखाया था? आदमी को बैठे बिठाए तू ठंडा कर देता है। सेंट पर
100% कहकर इसने मुझे भी एक सिगरेट सुलगा दिया। शुक्र है कि उसके किनारे पर उसने थूक नहीं लगाया था। इसके 100% पर मुझे आलिया के बारे में इसकी बात याद आ गई। मैं मुस्कुराए बगैर न रह सका। यार ये आलिया तुझे 99% नजर आई, 100% क्यों नहीं? इसको तो मैंने बहुत ऊंचे दर्जे में रखा है प्यारे, वरना अक्सर औरतें तो बस 60% ही औरत होती हैं, इनका बाकी 40% हिस्सा मर्दाना होता है। तेरे तजर्बे की दाद देता हूँ, अक्सर औरतों को देखकर मुझे भी यही एहसास होता है कि ये सारी की सारी औरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम इन सवारियों को तकरीम अहमद के साथ वाले फ्लैट पर ले जाते हैं। दिन के वक्त उधर मत जाओ यार, इन्हें किसी जगह फ्रिज में लगा दे। अभी हम होटल में भी नहीं जा सकते, तो फिर क्या करें? कोई जगह तो होनी चाहिए इनके आराम के लिए। बस ले चल सीधा इनको हैदराबाद की तरफ, शाम को वापस आ जाएंगे। आपी ने अपनी ज़हनी इज़्तिराब से जान छुड़ाने के लिए एक और सिगरेट सुलगा लिया। गाड़ी सुबह रफ्तार थी और बे आवाज चलती थी। कोई 20 मिनट बाद हम हाईवे पर जा चढ़े। अब मुझे कोई फिक्र नहीं थी, मगर नहीं, अकब नुमा पर मैं जब भी नजर डालता था एक सुर्ख रंग की फॉक्स वैगन मुझे एक खास फासले से अपने पीछे चलती नजर आ रही थी। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरते वक्त भी वो मुझे अपने ताक़ब में आती महसूस हुई, मगर मैंने ख्याल किया ही नहीं। मैं समझा कि ये भी कोई राहगीर हैं, लेकिन मेरा ये अंदाजा गलत निकला। अभी भी बाएं हाथ कार के बाहर लगे अकब नुमा को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। वो फॉक्स वैगन अब तेज रफ्तार से हमारे पीछे आ रही थी। यार ये कौन लोग हैं इस गधा गाड़ी में? मैं इन्हें बड़ी देर से देख रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये हमारे ताक़ब में आ रहे हैं। मैं गाड़ी रोक रहा हूँ। ये कहकर मैंने गाड़ी सड़क से उतार कर दरख्त के साए में रोक दी। वो सुर्ख रंग की गाड़ी कोई 4 मिनट बाद हमारे करीब आ पहुंची और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि इसका स्टीयरिंग सवार खान के हाथ में था। उसने गाड़ी लाकर हमारे अकब में खड़ी कर दी और फिर दरवाजा खोलकर बुलंद आवाज से बोला, क्या बात है फुलर, इधर कहाँ निकल आए हो? खैर तो है? हमने तुम्हें स्टार गेट की तरफ जाने की बजाय इधर मुड़ते देखा तो तुम्हारे पीछे चले आए। तू बोलता क्यों नहीं है भाई? ये कहकर वो गाड़ी से उतर गया। इसके पीछे ही एक और आदमी भी बाहर आ गया। मैं इन्हें अकब नुमा में बराबर देख रहा था। इस सवाद खान की मकरूह सूरत पर नजर पड़ते ही मेरा मगज उलटने लगा। आसिया पर पहला गलत हाथ इसी ने उठाया था। इसको मेरे घर से अगवा इसी ने किया था। मैंने जुराब में उड़ से पिस्तौल को खींचकर बाहर निकाला और जैसे ही वो दोनों हमारे करीब आए, मैंने तेजी से दरवाजा खोलकर पिस्तौल इस पर तान लिया। वो तो दंग रह गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि गाड़ी में फुलरवा नहीं कोई और आदमी सवार है। मुझे भी वो ना पहचान सका। दरमियान में से वक्त भी तो बहुत निकल चुका था। ये क्या ड्रामा है? ओए कौन है तू और फुलरवा कहाँ है? सवाद खान ने हैरत के पहले रेले को जब्त करते हुए बड़ी पाटदार आवाज में कहा। मुझे यकीन था कि वो दोनों मुसल्लह होंगे, मगर मुझे यूं अचानक सामने देखकर वो कुछ भी न कर सके। इस असना में दूसरा दरवाजा खुलकर अभी उनके अकब में आ ठहरा। इसने अपना वो नन्हा सा पिस्तौल रुमाल में लपेट कर दूसरे आदमी की कमर से लगा दिया था। चलो उधर अपनी गाड़ी में बैठो चलो। अभी ने इनको पीछे मुड़ने का इशारा किया। वो दोनों तेजी से घूमकर गाड़ी की तरफ चले, मगर अभी हम उनके बारे में कोई कतई फैसला नहीं कर पाए थे कि सवाद खान के अंदर का वैशी एकदम बेकाबू हो गया। उसने पलटकर आबी की दाएं कलाई पर कुछ इतनी तेजी से खड़ी जरब लगाई और इसका अंदाज इतना सही निकला कि आबी के हाथ से पिस्तौल अलग जा गिरा, इतना दूर के वहां तक उन दोनों में से कोई भी फौरन नहीं पहुंच सकता था। दूसरा आदमी इस पिस्तौल की तरफ लपका तो मैंने पूरी कुव्वत से इसकी पसली में ठोकर मारी। वो तेवरा कर गिरा। इस जरा सी मोहलत से फायदा उठाकर सवाद खान ने तेजी से आबी की कमर में हाथ डालकर इसे अपनी ढाल बना लिया। इस बरक रफ्तारी ने मुझे हैरान कर दिया था और आबी को तो वहम तक नहीं था कि पांसा यूं भी पलट सकता है। मेरा दिल चाहा कि मैं उन दोनों का किस्सा वहीं पाक कर दूं, मगर मैं इतनी आसानी से सवाद खान को हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। उसे मैं वहीं मार देता तो मेरे पल्ले क्या रह जाता? मैं इंतकाम किससे लेता? आसिया की आहों और सिसकियों की बाजगश्त
अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने पिस्तौल अम्बलन जेब में डाल लिया। मैं उसका इस वीराने में फैसला नहीं करना चाहता था। पिस्तौल को नजरों से गायब होते देखकर सवाद खान ने आबी को जमीन पर पटकने के लिए ऊपर उठाना चाहा तो ऐन इस वक्त आबी आगे को झुका और पूरे कद से इसने सवाद खान को अपने ऊपर से उछालकर अपने सामने गिराया और फिर इसके दोनों पंजे अपने पंजों में फंसाकर इसे जमीन पर से यूं दोहरा होकर उठने पर मजबूर किया कि मैं समझा इसने सवाद खान के दोनों हाथ तोड़ दिए हैं, मगर नहीं। अब सवाद खान के दोनों हाथ इसके कंधों के ऊपर से खींचकर आबी ने पकड़ रखे थे। इसको जबरदस्त झटका देकर इसने सवाद खान को गाड़ी की तरफ धकेला और उसे एक निहायत गंदी गाली देकर बोला, अंदर बैठ बेटे, तुझसे तो अभी हमें बड़ी बातें करनी है। तू आज ही मर गया तो फिर हमारा जीना किस काम आएगा। ये कहकर उसने फॉक्स वैगन के खुले दरवाजे के अंदर की कुर्सी पीछे हटानी चाहिए। यूं के सवाद खान का दायां पंजा अभी तक उसके पंजे में फंसा था। एक हाथ वापस मिलते ही सवाद खान ने पलटकर आबी को बालों से पकड़ लिया। उसकी ये हरकत देखते ही मैंने सवाद खान की गर्दन पर हाथ डाल दिया। इससे बिला वजह लबे सड़क जोर आजमाई का कोई फायदा नहीं था। मेरी उंगलियां इसकी रगे एहसास को फौरन ही मफलूज कर गईं। मैंने उसे बाहों में भरकर फॉक्सी की पिछली निशिस्त पर फेंक दिया, मगर वो आदमी जिसे मैं बेहोश समझ बैठा था हमसे हाथ कर गया। मेरी नजर उधर उठी तो मैंने देखा कि वो कैडलक का स्टीयरिंग संभालकर इसे स्टार्ट कर चुका था। ओए पकड़ ओए उसको, तू बिल्कुल डग्गा आदमी है यार। आबी तेजी से कार की तरफ लपका, मगर उस आदमी ने छूटते ही कैडलक को एड़ लगा दी थी। वो इतनी तेजी से आगे निकला कि मैं समझा हम बाजी हार गए। कैडलक की चाबी में इग्निशन ही में छोड़ आया था और इसका इंजन चल ही रहा था कि वो आदमी हमारी एक लहजा की गफलत से फायदा उठाकर गाड़ी पर कब्जा करके उसे ले उड़ा। मैंने फौरन ही फॉक्स वैगन में बैठने की कोशिश की, मगर मालूम हुआ कि इसकी चाबी इग्निशन में नहीं है। आबी ने तेजी से सवाद खान की जेबें टटोली तो उसके नेफे के साथ सिली जेब में से चाबी मिल गई। इस गधी को आगे हाँक यार, मरवा दिया तेरी बेतदबीरी ने। बड़ा बहराम डाकू बना फिरता है तू। ये कहकर वो खुद ही स्टीयरिंग पकड़कर बैठ गया। गाड़ी फौरन ही स्टार्ट तो हो गई, मगर इन 3 मिनटों में कैडलक हमारी नजरों से मासूम हुई जाती थी। अभी बड़े मजबूत असाब का मालिक था। उसने छूटते ही गाड़ी की रफ्तार 60 मील उठा दी। कुछ ही मिनट बाद हमें कैडलक नजर आने लगी। उसकी रफ्तार में वो पहले ऐसी तेजी नहीं रही थी, क्योंकि सामने से माल बरदार ट्रकों का काफिला चला आ रहा था। वो बसें अलग एक मुसीबत बनी हुई थी। फिर भी आबी ने हिम्मत नहीं हारी और इस गाड़ी को, जिसे वो गधी कहता था, सड़क के कुछ हिस्से पर इतनी बरक रफ्तारी से भगाता चला जा रहा था। कोई 20 मिनट बाद कैडलक हमसे सिर्फ 1 फरलांग दूर रह गई थी। वो आदमी हमें कार के अकबनवा में बराबर देख रहा था। वो कोई बहुत मशाक ड्राइवर नहीं था। इसे बसों और ट्रकों ने भी आजिज कर दिया था। वो उसे आगे पीछे से दबाते चले आ रहे थे और वो इस कोशिश में था कि किसी हादसे के बगैर ही अपनी गाड़ी को निकालकर किसी महफूज मुकाम पर जा पहुंचे। मगर आबी इसके इरादों को अच्छी तरह समझ रहा था। इसने एक लहजे के लिए भी गाड़ी की रफ्तार कम नहीं की और वो फॉक्स वैगन भी ऐसी शरीफ निकली कि इसका हुक्म बेचूचरा मानती चली गई। आबी दांत पीस कर बोला, तुझे तो कुछ देर इद्दत में बैठ जाना चाहिए जलानी, ताकि तू ये मालूम कर सके कि तेरे साथ कोई ऊंच नीच तो नहीं हो गई। क्या बक रहा है यार तू, मेरा क्या कसूर है। वो बंदर की औलाद, मेरी समझ में ही नहीं आया। मैंने उसे डांटते हुए कहा, कैडलक की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई थी, क्योंकि ट्रकों का काफिला इस आदमी ने बड़ी एहतियात से गुजार लिया था। तेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। हाथ भर का वो लौंडा तुझे जुल दे गया, तू समझा कि वो बेहोश हो गया है। आबी ने एक्सीलेटर पर दबाव और बढ़ा दिया। फॉक्सी का इंजन अब बुरी तरह चीखने लगा था, मगर हम इसके वाविले पर ध्यान नहीं दे सकते थे। बात कुछ ऐसी ही थी, मगर ये बचकर नहीं जा सकता है। अभी इसके पास कैडलक है जलानी और तू ठहरा फरीद बूटी पीने वाला आदमी। दुआ मांग के इसका टायर फट जाए या इसका अपना तुरा टूट जाए। आबी का गुस्सा किसी भी तरह
जरा कम होने में नहीं आ रहा था। अचानक ट्रकों का एक और काफिला सामने से आता दिखाई दिया। कैडलक उस जवान ने अब कच्चे पर उतार लिया था, मगर अपनी पहली सी रफ्तार वो कायम नहीं रख रहा था, क्योंकि गाड़ी को गुजरने के लिए पूरी जगह नहीं मिल रही थी। इस मौका से फायदा उठाते हुए आबी ने अपनी गाड़ी और ज्यादा तेज कर दी। सामने से एक बस तेज रफ्तारी से ट्रकों को पीछे छोड़ती हुई हमारी तरफ बड़ी चली आ रही थी। आबी अगर और ज्यादा कच्चे में ना उतर जाता तो वो बस हमसे टकरा ही गई थी। हमें बचाने के लिए ड्राइवर ने बस का स्टीयरिंग कुछ ज्यादा ही बाएं हाथ मोड़ दिया और वो सीधा एक ट्रक के अकब से जा टकराया। जबरदस्त धमाके की आवाज फिजा में गूंजी। मैंने देखा कि बस के इंजन में टक्कर लगते ही आग भड़क उठी थी। आबी ने भी अकबनबा में ये मंजर देखा, मगर वो रुका नहीं। एक हजूम किस्म की गाली बस ड्राइवर को देते हुए बुलाखेज रफ्तार से कैडलक तक जा पहुंचा, जिसे गुजरने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि ट्रैफिक रुकने लगी थी। आबी ने पागलों की तरह फॉक्सी को सड़क के आखिरी सिरे से उतारकर कच्चे में डाल दिया और एक दायरे की सूरत में फासले को काटता हुआ वो कैडलक के करीब जा ठहरा। वो आदमी फॉक्सी को देखते ही गाड़ी से निकला और दुहाई देने लगा, बचाओ बचाओ, ये मुझे मार देना चाहते हैं। मगर आबी ने बुलाखेज रफ्तार से आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से एक थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा और चीख कर बोला, बदमाश, एक तो तू हमारी गाड़ी लेकर भाग रहा है, उल्टा शोर मचाता है, तुझे तो हम अभी पुलिस के हवाले करेंगे। लोग अपनी अपनी बसों कारों में बैठे हमें देख रहे थे। किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो उतर कर पूछता कि मियाँ जी क्या है। आबी ने एक और थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और उसे दोनों बाजुओं को मरोड़ कर उसे धकेलता हुआ फॉक्सी तक ले आया। इसको अपने साथ बांध ले अभी, मैं कैडलक संभालता हूँ। इतने में एक बस में से 3 आदमी बाहर निकल आए। हमारी मारकुटाई की वजह मालूम करना चाहते थे। उनमें से एक बोला, क्या बात है भाई जी, क्यों मारते हो इस बेजुबान को? ये बेजुबान नहीं है मियाँ जी, हमारी कैडलक लेकर शहर से भाग निकला था। हमारे मालकों को रास्ते ही में इसने कोई चीज सुंघाकर बेहोश कर दिया। बड़ी मुश्किलों से हमने इसे पकड़ा है। मैंने उनको सारी बात तफसील से समझाते हुए कहा, अच्छा ऐसा कारीगर आदमी है ये, और मारे इस बदमाश को। इस आदमी ने मेरी बातों से मुतासर होते हुए कहा। इस अरसे में आबी जो इसे बेबस करके फॉक्सी के अंदर सवाद खान के पास बिठा चुका था, बुलंद आवाज से बोला, इसका बंदोबस्त कर दें खान जी, ये कहीं भाग न जाए, हम इसे थाने जरूर ले जाएंगे। आबी की ये बात सुनते ही मैं फॉक्सी के अंदर जा घुसा। इस आदमी के मुंह से खून रिसने लगा था। आबी ने हाथ इस पर कुछ ज्यादा ही सख्त मार दिया था। मुझे देखकर वो दुबक कर पीछे हटने लगा तो मैंने उसे प्यार से पुचकारते हुए कहा, बेफिक्र बच्चे, अब हम तुझे और नहीं मारेंगे। ये कहकर मैंने इसकी गर्दन पर बड़ी मोहब्बत से हाथ रखकर उसकी रगे एहसास मसल दी। उस वक्त बस से उतरने वाले तीनों आदमी कैडलक के करीब खड़े उसकी खूबसूरती से महजूज हो रहे थे। अगर इसके शीशे चढ़े हुए ना होते तो इन्हें भी मालूम हो जाता कि अंदर बैठी सवारियां किस हाल में हैं। जैसे ही वो आदमी बेसुध हुआ, मैं फॉक्सी से निकलकर कैडलक में जा बैठा और फिर हमने दोनों गाड़ियां बड़ी मुश्किलों से ट्रैफिक की भीड़ में से निकालकर उनका रुख बदला और उनको कच्चे पर डालकर कराची की तरफ चल दिए। जिस बस में आग लगी थी वो अब तक जल रही थी, मगर सवारियां उसमें से लोगों ने एहतियात से बाहर निकाल ली थी। कुछ ही देर बाद हम फिर पुख्ता सड़क पर जा चढ़े। मैं कैडलक लिए जाता था और अभी फॉक्स वैगन, और हैरत मुझे ये थी कि इतने सारे लोगों की मौजूदगी में हम इन लोगों को बांधकर वापस ले जाने में कामयाब हो गए थे। अब की बार अभी मुझसे आगे थे। इसे मेरी कारकर्दगी पर इत्मीनान नहीं रहा था। उसे डर था कि मुझसे कोई हमाकत सरदर्द हो जाएगी और फिर हम किसी नई मुसीबत में फंस जाएंगे। कभी कभी इसकी राय मेरे बारे में बहुत ही खराब हो जाती थी। कोई 5 मील आगे बढ़ने के बाद आबी ने अपनी गाड़ी बाएं हाथ मुड़ी एक पतली सी सड़क पर डाल दी। हम जरा आगे बढ़े तो हमें महसूस हुआ कि हम एक घने जंगल की तरफ जा रहे हैं। सड़क उसके बीच में से होकर नहीं गुजरती थी बल्कि इसके किनारे किनारे चलती थी। आबी ने जंगल के वस्त में जाकर गाड़ी सड़क पर से उतारकर बाएं हाथ खजूरों के एक घने झुंड तले खड़ी कर दी। उसके अकब में मैंने कैडलक लगा दी
अब हमारी 5 सवारियां बेहोश थीं और हम आबादी से बहुत दूर एक ऐसी जगह पर खड़े थे जहां हम इत्मीनान से अपने चीखते हुए असाब को सुकून पहुंचा सकते थे। गाड़ी से उतरकर आबी मेरे पास आया और बोला, अब अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुझे नहीं बख्शूंगा। देख इधर कोई पीने पिलाने की चीज भी है कि नहीं इन गाड़ियों में, तू खुद नहीं देख सकता इतने मुश्किलात से ये शिकार मारे हैं मैंने, तू इन्हें भून भी नहीं सकता। हाँ बड़ा तीर चलाया है तूने, जरा देख इस कैटलॉग में कुछ न कुछ जरूर होगा। इधर तो कुछ भी नहीं है यार, ये कोई जंगल के सफर पर तो नहीं निकले थे। दरअसल मुझे प्यास बहुत लग रही है, ये कहकर वो फॉक्सी के अंदर झांकने लगा। जैसे ही उसने डैशबोर्ड खोला एक कलकारी सी इसके मुंह से निकल गई। वहाँ कोका कोला की 4 बोतलें रखी थी और उनके साथ 2 बोतलें बियर की भी थी। देखा मैं ना कहता था, इधर इन लोगों ने कुछ न कुछ जरूर डाल रखा होगा। ये कहकर उसने दांतों में दबाकर 2 बोतलें खोल दी। वो ठंडी तो नहीं थी, फिर भी इस वक्त हमें गनीमत नजर आती थी। 4 बोतलें हम खाली कर चुके तो अभी इन गाड़ियों के कागजात की जांच पड़ताल करने लगा। कैटलॉग किसी मसीहुद्दीन के नाम रजिस्टर थी और वो जो फॉक्सी थी उसके कागजात से मालूम होता था कि वो किसी चौधरी मतलूब अहमद की मलकियत है। अचानक मेरे जहन को झटका सा लगा, यूं जैसे किसी ने मेरे एतमाद पर से चादर झपट ली हो। यार हमारा ज्यादा देर तक यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। अभी मैं होटल में फुलरवा को छोड़ आया हूँ, वो होश में आ गया तो सब जगह शोर मच जाएगा। अभी ने मेरी बात सुनकर फौरन ही कागजात गाड़ियों में रखे और सिगरेट पांव तले मसल कर बोला, वैसे भी ये कराची शहर है, पुलिस हरकत में आ गई तो थाने के लोग सड़क पर आ जाएंगे और ये तीसरा आदमी पता नहीं कौन है। ये कहकर इसने कैटलॉग की पिछली निशिस्त पर पड़े तीसरे आदमी की जेबें टटोली और फिर परेशान सा होकर कहने लगा, यार ये तो महकमा सेहत का कोई बड़ा अफसर है जलानी, ये मुसीबत तूने ख्वाह मुख्वाह मोल ले ली। बड़ा अफसर दिखा तो सही, क्या सबूत है तेरी इस बात का? ये देख, ये इसके कागजात तू देख, डॉक्टर तिरमिजी नाम है इसका। ये कहकर इसने चंद कागजात मुझे दिखाए, उनमें इसका शिनाख्ती कार्ड भी शामिल था जिस पर डॉक्टर SM तिरमिजी और इसके लंबी चौड़ी डिग्रियों का हिसाब लिखा था। भाग इन गुर्दा फरोशों से। आबी ने अपनी पतलून की पेटी कसते हुए कहा। वो मुस्कुरा रहा था और शायद इस बात पर खुश था कि हमने एक बड़ी मछली पकड़ रखी है। बोला, अब इन गाड़ियों में हम सफर नहीं कर सकते, ऐन मुमकिन है उस फुलरवा ने पुलिस को सब कुछ बता दिया हो। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो इतनी जल्दी होश में नहीं आ सकता है। कम से कम 6 घंटे तो आदमी को मेरे अमल से गुट रहना चाहिए। तुम सबको लेकर वापस चलो, हमें इधर आना ही नहीं चाहिए था। अब तो मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है, मगर फिर भी हमें ये खतरा तो मोल लेना ही होगा। चल तू कैटलॉग में बैठ। ये कहकर इसने फॉक्स वैगन स्टार्ट कर दी। वो पीछे हटा तो मैंने कैटलॉग इसके आगे लगा दी और हम फिर आहिस्ता आहिस्ता हाईवे पर जा चढ़े। हमें ये एहसास था कि हम एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। अगर फुलरवा ने पुलिस को अपनी विपता सुना दी और इन्हें ये भी मालूम हो गया कि हम तिरमिजी को ले उड़े हैं तो वो सारे रास्तों पर नाकाबंदी करके बैठे होंगे। एक शय है गश्ती पुलिस, तो उसके तौर एतवार ऐसे होते हैं कि उसे यारों ने हर किस्म की सहूलत फराहम कर रखी है। जीपें, वायरलेस सेट, मोटरसाइकिल, यहाँ तक के बाज औकात इन्हें हेलीकॉप्टर भी मुहैया कर दिए जाते हैं। जितनी ज्यादा खौफनाक महम होती है इतनी ही ज्यादा सहूलतें उन लोगों को मिल जाती हैं। मुझे ये डर था कि तिरमिजी जैसे आदमी के अगवा पर तो सारा ऐवाने हुकूमत हिलकर रह जाएगा। वो हम ऐसे 2 गरीब मस्कीन अफराद के खिलाफ एयरफोर्स को भी हरकत में ला सकते हैं। चूहा मारने के लिए लाहौर से बंगियों की तोप मंगवा लेंगे, वो क्या नहीं कर सकते थे। मुझे आबी के मशवरे पर सख्त तैश आ रहा था। हम शहर से बाहर ना निकलते और हाईवे पर ना चढ़ते तो सवाद खान हमारा ताक़ब ना करता। अगर वो शहर में हमें कहीं ललकारता तो हम उससे वहीं निमट लेते। वो दरअसल कहीं बहुत दूर पहुंचकर हमारे पीछे लगा था। अगर हम होटल से सीधे फरदौस बेगम की
बारगाह में जा ठहरते तो हमारे लिए खतरे के सारे दरवाजे आप बंद हो जाते, मगर अब हम जिस बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला थे इसका कोई हाल हमारी समझ में नहीं आ रहा था, और यही वजह थी कि हम बहुत मोहतात होकर आगे बढ़ रहे थे। डर मुझे ये था कि पुलिस के गहराई वाले लोग हमें कहीं अचानक ही न छाप लें, वो भी अपनी किस्म के बड़े काया होते हैं और हम ऐसे अमली आदमी उनसे ख्वाह मुख्वाह ही पिट जाते हैं। वो बगले को पकड़ने के लिए पहले इसके सर पर मोमबत्ती नहीं पिघलाते कि वो उतर कर इसकी आंखों में जा टपके, उनके कुछ अपने ही हरबे होते हैं। कैटलक की खूबी ये थी कि इसके तमाम शीशों पर अंदर की तरफ पर्दे चढ़े थे। फॉक्सी भी ऐसी ही पालकी बनी थी। वो लोग इन गाड़ियों को अपने मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे, ऐसे मकासद जिनके लिए सरसराते हुए रेशमी पर्दे बहुत जरूरी होते हैं, और वो पर्दे इस रोज हमारे बहुत काम आ रहे थे। हमें भी इस रोज वही खेल खेलना पड़ रहा था। आबी का चेहरा मुझे अपने अकब-नुमा में नजर आता था। वो गदाए मजजूब की तरह किसी तरफ देखे बगैर मेरे पीछे चला आ रहा था। वापसी पर मैंने मुसाफत का अंदाजा लगाया तो मालूम हुआ कि हम रवा रवी में कराची से 50 मील दूर निकल गए थे। आबी अगर मुझे वो बेशकीमत मशवरा न देता तो इस वक्त तक हम खुद को बिल्कुल महफूज कर चुके होते, मगर वो ऐसा चोर था कि जो दिन की रोशनी से ख्वाह मुख्वाह खौफजदा रहता है, उसके अंदर के मगम वसवसे इसे चैन नहीं लेने देते। और अब मुझे अपनी मुसद्दस सुना रहा था इस जंगल में के बाग इन गुर्दा फरोशों से कहाँ के हाजक किसी के उम्दा शेर का उसने अच्छी तरह बेड़ा गर्क किया था। हम अब कराची शहर की हदूद में दाखिल हो चुके थे। अभी मैंने अकब-नुमा में बड़े गौर से देखा, वो बहुत ज्यादा रंजीदा हो रहा था, यूं जैसे किसी नस्तर ने इसके सर पर पांव जमा रखे हों और वो इसको उड़ा देने की सकत से महरूम हो चुका हो। उसकी काबिल रहम हालत पर मुझे हंसी आ रही थी। अब वो अपनी गाड़ी को मुझसे आगे निकालने की कोशिशें कर रहा था। वजह मेरी समझ में नहीं आई। इसे जानबूझकर रास्ता नहीं दिया और अपनी कैटलक की रफ्तार और ज्यादा करके मैं शहर में जा घुसा। ट्रैफिक अब घनी और खतरनाक हो गई थी और मुझे डर था कि किसी जगह हम अपनी ही जहनी अबतरी में मुब्तला होकर इसके बायस किसी से टकरा न जाएं। फिर भी खुदा का शुक्र है कि हमारा वस्फ से बेबुनियाद ही साबित हुए और सीधे तारक रोड पर इसके फ्लैट के सामने जा ठहरे। गाड़ी से उतरकर मैंने आबी को बाहर आने का इशारा किया। इसने अपनी फॉक्स वैगन मुकफ्फल की और मेरे पास आकर बोला, यार खराब आदमी है तू, मेरा हारन सुनाई नहीं देता था तुझे? मुझे किसी गुसल खाने में पहुंचा, मेरी जान निकल रही है। अबे तू अभी तक इस इंसानी कमजोरी से छुटकारा नहीं पा सका। मैं तो समझा था कि तू कोई हीरो है, कोई सुपरमैन किस्म की चीज है। मुझे उस लंगड़े की बातें याद आने लगी जो आलिया की कोठी में रहता था और जिसने मुझे जी भरकर जलील किया था। अभी ने फरदौसी बेगम के दरवाजे पर लगी घंटी पर उंगली रख दी। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुल गया। हमारे सामने तकरीम अहमद खड़ा था। मैं आप ही के इंतजार में बैठा था। यार अच्छा हुआ कि आप आ गए। पहले इनको गुसल खाना दिखाएं तकरीम साहब और फिर मेरे साथ आए। हमारे पास कुछ माल है खास किस्म का। बेहतर होगा कि आप ये साथ वाला फ्लैट खोल दें। आप भी उसे परे हटाता हुआ तेजी से फ्लैट के अंदर चला गया। क्यों, खैर तो है, इसकी क्या जरूरत है? मैंने उधर एक कोठी किराए पर ले ली है, 2 महीने का एडवांस भी दे आया हूँ। अच्छा कमाल कर दिया है आपने। तो चलें फिर हम इधर ही चलते हैं। एकदम फर्स्ट क्लास कोठी है और फर्निश्ड है। जरूरत की सारी चीजें वहाँ मौजूद हैं। किराया 3000 महीना है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। आपकी वो गामज़दा खानम कहाँ है? वो दफ्तर गई हुई है, अभी तक नहीं आई हैं। चले मैं आप की कोठी तक ले चलूं? वो पीरजादा साहब निकले तो चलते हैं, मैंने दरवाजे से पलटते हुए कहा। वो मेरे साथ ही बाहर आ गया। बोला, माल किस किस्म का है आपके पास? मैं समझा नहीं। आपको हम सब कुछ बता देंगे। उन आदमियों को हम बांध लाए हैं जिनकी खबासत से इतने सारे लोग तबाह हो गए हैं। अच्छा ये कैसे हो गया? कोई
जादू की छड़ी है आपके पास? वो तो बहुत ऊंचा उड़ने वाले लोग हैं, बस इत्तफाकन हाथ आ गए, इन गाड़ियों में लदे हैं। ये कहकर मैं तकरीम अहमद को बाहर सड़क पर ले आया। इसने कैडलक के अंदर झांकना चाहा, मगर इसके अंधे शीशे नजर बंद कर देते थे और सामने से पिछली नशिस्तों का मंजर दिखाई नहीं देता था। इतने में अभी पतलून की पेटी कसता हुआ बाहर आ गया। वो अभी तक बहुत संजीदा नजर आ रहा था। क्या हुआ मिस्टर यान की, खैर तो है? आपके रुखे रोशन पर गुस्सा क्यों नजर आ रहा है? बाक नहीं होए, मैं मुसीबत में फंसा था और तू जरा सी मदद न कर सका। अच्छा, यानी मैं क्या मदद करता हजूरपुर नूर की? इस सवाल का जवाब मैं किताब देखकर बताऊंगा। चलो अब वो कोठी दिखाओ, कहाँ है? जल्दी निकल चलो। ये कहकर वो फाक्सी के अंदर जा घुसा। तकरीम अहमद मेरे साथ बैठा और हम इसी वक्त तारक रोड से आगे निकलकर टेलीविजन की इमारत के सामने से गुजरे तो कुछ ही देर बाद तकरीम अहमद ने हमें एक कोठी के सामने रोक दिया। वो 2 कनाल रकबे पर तामीर शुदा कोठी खास दीदा जेब नजर आती थी। इसके गेट पर लगा ताला खोलकर तकरीम अहमद ने हमें अंदर दाखिल होने का इशारा किया। चंद ही मिनट बाद हम कोठी का पूरी तरह मुआयना कर चुके थे। बिलाशुबा वो जगह हमारे मकासद के लिए बहुत ही मौजू थी, यूं कि इसके दाएं बाएं के दोनों प्लाट अभी खाली पड़े थे और अकब में भी कोई इमारत मौजूद नहीं थी। वो इलाका अभी आबाद हो रहा था। तकरीम अहमद ने बताया कि इस कोठी का मालिक 15 दिन पहले लंदन चला गया था, बाल बच्चे समेत, और घर का सारा सामान वो जूं का तूं छोड़ गया था और किराए में इस सामान का किराया भी शामिल था। हमने बड़ी एहतियात से वो 5 सवारियां गाड़ियों से उतारकर एक कमरे में बिछे हुए बड़े पलंगों पर डाल दी। तकरीम अहमद ने आलिया को देखा तो बहुत हैरान हुआ। इसकी जर्द रंगत इसे बहुत भली मालूम हो रही थी। इन सब में से सवाद खान का हाल ज्यादा पतला था। इसके गले की रग फूल रही थी और वो इलामत अच्छी नहीं थी। इसी हालत में उसकी मौत भी वाक़या हो सकती थी। मैंने इसकी नब्ज पर हाथ रख दिया। सवाद खान मुसलसल डूबता जा रहा था। इसकी गर्दन पर मेरा हाथ कुछ ज्यादा ही सख्त पड़ गया था। इसमें मेरा गुस्सा भी शामिल था, क्योंकि सवाद खान के खिलाफ मेरे दिल में ऐसी नफरत जाग गई थी कि मैं इसे किसी भी सूरत माफ नहीं कर सकता था। आसिया उसी के हाथ तबाह हुई थी, लेकिन उसे यूं बेमौत मरते देखकर मैं परेशान हो गया। मैंने फौरन ही इसके पांव की रगें मलनी शुरू कर दी। उस्ताद ने अपने इस जहर का जो तरियाक मुझे बता रखा था वो मैंने सवाद खान पर खुलूसे नियत से इस्तेमाल किया। पाँव की मुख्तलिफ रगें जब मैं हाथ के दबाव से हरकत में ला चुका था तो इसके बाद मैंने इसकी गर्दन की रगों में खून की गर्दिश तेज करने के लिए इसे औंधा लिटाकर इसकी मालिश शुरू कर दी। नतीजा ये निकला कि कोई 10 मिनट बाद सवाद खान की वो फूली हुई रग दबने लगी। वो मामूल पर आ रही थी और अब इसका सांस पहले की निस्बत बेहतर हो गया था। इसके फेफड़े अब ज्यादा हवा खींचने लगे थे और मैं समझ रहा था कि वो जल्द ही होश में आ जाएगा। इसके हाथ पांव बांध दें पीरजादा साहब, ये होश में आ रहा है। आबी ने मेरी ये बात सुनी तो इसने फौरन ही आलिया के गले में फंसा नायलॉन का दुपट्टा निकालकर फाड़ दिया और इसकी रस्सियां बनाकर इसने सवाद खान के हाथ पांव इस तरह जकड़ दिए कि वो होश में आने के बाद कमर का सारा जोर के बावजूद वो रस्सियां खोल नहीं सकता था। आप करना क्या चाहते हैं भाई जी? तकरीम अहमद ने पूछा। इधर हम इन चारों को चकले में बिठा देंगे, आबी ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। आप इधर ही बैठें, आप दोनों। मैंने आबी की बात नजरअंदाज करते हुए कहा, क्या यहाँ टेलीफोन भी मौजूद है? मैंने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ टेलीफोन तो मौजूद है। ये सहूलत मैंने सबसे पहले अपने पेशे नजर रखी थी। तकरीम अहमद ने पहलू के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।